Good morning students, this is Banu Pratap Singh. In this lecture of automobile engineering introduction part, we will cover the remaining portion of this chapter. So before starting, there is a good feedback regarding the lecture that the voice is clear and all the problem have been solved now. So let's start the रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो बच्चों, जैसा कि आप जान सकते हैं, हमने चेसिस ख़त्म कर दिया था। चेसिस के बाद आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बचे थे। तो फ्रंट इंजन या फ्रंट व्हील ड्राइव के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बचे थे, उसको थोड़ा देख लिया जाए क्या है कैसे है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो बच्चों एडवांटेजेस क्या है इसके, ये देख लिया जाए। तो जब फ्रंट में ही अगर इंजन होगा, फ्रंट में ही पावर एक्सेल होगी, पावर का ट्रांसमिशन फ्रंट व्हील में ही होगा, तो एक चीज़ की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी बच्चों, वो है क्या? एक्सेल, या फिर मैं कहूँ कि प्रोपेलर शाफ्ट, मोर कन्वेंटली प्रोपेलर शाफ्ट। तो देयर इज़ नो प्रोपेलर शाफ्ट। जैसा कि मैंने कहा, प्रोपेलर शाफ्ट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इंजन से पावर का ट्रांसमिशन व्हील्स तक करने में, रेयर व्हील्स तक करने में हमें प्रोपेलर शाफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब इंजन पावर का ट्रांसमिशन फ्रंट व्हील में ही कर रहा है, तो फ्रंट व्हील में पावर एक्सेल या डिफरेंशियल, या मैं कहूँ कि जो प्रोपेलर शाफ्ट की ज़रूरत पड़ती है वो ख़त्म हो जाएगी। पावर एक्सेल के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम द डिफरेंशियल। तो जब एक चीज़ और कि जब प्रोपेलर शाफ्ट की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, तो जो चेसिस की हाइट होती है वो घट जाती है, और इंजन जो है वही कार को खींचता है। इंजन पुल्स द कार, जो इंजन होता है हमारा वही कार को खींचता है। अच्छा, तो जब अगर फ्रंट में ही हमारा इंजन और फ्रंट में ही पावर का ट्रांसमिशन होगा, तो जो बेटर जो रोड पे पकड़ होगी, जो एडहेशन होगा, टायर ग्रिप होगी जो टायर और रोड के बीच में, वो बेटर एडहेशन ग्रिप होगी। मतलब जो बेटर रोड एडहेशन होगा, मतलब टायर्स रोड पे चिपके हुए होंगे, या मैं कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक चीज़ और एडवांटेज होगी कि प्रोड्यूस अंडर स्टीयरिंग कंडीशन, जो स्टीयरिंग की कंट्रोलिंग होगी वो बेटर होगी। मीन्स व्हाट, कि जो स्टीयरिंग की, अंडर स्टीयरिंग की जो कंडीशन होगी, या जो अंडर स्टीयरिंग होगा, अंडर स्टीयरिंग का मतलब ये कि कंट्रोलिंग ऑफ स्टीयरिंग इज़ गुड। तो जो अंडर स्टीयरिंग होगी वो कंडीशंस बहुत अच्छी होगी, या उत्पन्न करता है वो स्थिति, अंडर स्टीयरिंग की स्थिति को उत्पन्न करेगा। ठीक, चलिए। तो बच्चों कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब डिसएडवांटेजेस क्या होंगे उसको देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ये होंगे बच्चों कि जो अरेंजमेंट होगा, क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट है नहीं, पावर एक्सेल के थ्रू फ्रंट व्हील में ही पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो जो अरेंजमेंट होगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, जटिल होगी। और जो वेलोसिटी की जॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, या मैं कहूँ कि जो नंबर ऑफ वेलोसिटी जॉइंट्स होंगे वो 2 होंगे, और इनका जो ट्रैक्शन फोर्स है या ट्रैक्टिव फोर्स है वो घट जाएगा। उतना ट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहेगा जितना रेयर व्हील ड्राइव में, या 4 व्हील ड्राइव में, या ऑल व्हील ड्राइव में होता है। और जो स्टीयरिंग होगी वो थोड़ी सी हैवी बनाएगी। मतलब वो स्टीयरिंग आपको जब ड्राइव करेंगे, या ड्राइवर को स्टीयरिंग हैवी फील होगी, भारी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि इंजन जो है पावर का ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के बाद डिफरेंशियल के थ्रू फ्रंट के व्हील में ही कर रहा है, तो स्टीयरिंग थोड़ी सी जाम होगी कंपैरिजन टू किसकी तुलना में? रेयर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव की। ठीक, चलिए। तो ये हमने एडवांटेजेस देखा किसका? फ्रंट व्हील ड्राइव का। नेक्स्ट देखते हैं 4 व्हील ड्राइव के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लिए जाएँ। तो 4 व्हील ड्राइव में बच्चों एडवांटेजेस क्या हैं, लाभ क्या हैं 4 व्हील ड्राइव के? तो लाभ यही है कि अगर 4 व्हील ड्राइव है, अगर किसी गड्ढे या गर्त में गिर जाता है, तो जो पावर का ट्रांसमिशन है सभी व्हील्स में है, तो कोई भी एक पहिया आसानी से बाहर आ जाता है ना। और इसमें क्योंकि चारों पहियों में पावर का ट्रांसमिशन है, तो
इक्वल नंबर ऑफ टॉर्क्स हैं 4 व्हील्स में, तो जो पावर है वो फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव की तुलना में ज़्यादा होंगे। ठीक है, चलिए तो अब डिसएडवांटेजेस यानी हानियाँ की बात कर ली जाए तो डिसएडवांटेजेस क्या होंगे बच्चों इसके, कि क्योंकि 4 व्हील ड्राइव है, 2 डिफरेंशियल इस्तेमाल हो रहे हैं, मैंने बताया था 2 डिफरेंशियल 2 प्रोपेलर शाफ्ट हैं, तो जो कॉस्ट होगी इनिशियल कॉस्ट वो बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। जब आप नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स बढ़ाएंगे पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स बढ़ेंगे बच्चों, तो एक चीज़ बढ़ेगी, वो क्या होगी, उसकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, उस गाड़ी की प्रारंभिक लागत वो हो जाएगी बढ़, है ना, वो बढ़ जाएगी। अब रनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर का ट्रांसमिशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो फ्यूल की खपत है, फ्यूल कंजम्पशन है, वो बढ़ जाएगी, और फ्यूल कंजम्पशन के बढ़ने की वजह से जो हमारी रनिंग कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा रियर व्हील ड्राइव में। तो रियर व्हील ड्राइव के भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे, है ना, देखते हैं उनको। तो एडवांटेजेस क्या है बच्चों, तो कह रहा द इंजन इज प्लेस्ड एट द रियर एंड द रियर व्हील्स आर द ड्रिवन व्हील्स, मतलब जो इंजन होगा वो रियर के साइड में प्लेस्ड होगा, या फिर इंजन अगर फ्रंट में ही है तो प्रोपेलर शाफ्ट की मदद से पावर का ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल्स, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट डिफरेंशियल से होते हुए रियर व्हील को जाता है। तो ऐसे केसेस में हम उसको रियर व्हील ड्राइव कहते हैं। एडवांटेजेस की बात करूं तो एडवांटेजेस क्या हैं, तो जो ट्रैक्शन फोर्स है फ्रंट व्हील ड्राइव में तो कम था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रैक्शन फोर्स, पावर का ट्रांसमिशन अगर रियर व्हील में है थ्रू द प्रोपेलर शाफ्ट, तो ट्रैक्शन फोर्स इम्प्रूव हो जाता है, बेटर हो जाता है। और फ्रंट जो एक्सल है, आगे का जो एक्सल है, उसका कंस्ट्रक्शन सिंप्लीफाइड हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब पावर का ट्रांसमिशन फ्रंट में है ही नहीं, तो हम जो एक्सल यूज़ करेंगे फ्रंट एक्सल, वो सिंपल होगा, सिंप्लीफाइड होगा उसका कंस्ट्रक्शन, तो ये फ़ायदा है यहाँ पे। अब एक चीज़ कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट अलाउ डिक्रीज इन चेसिस हाइट, जैसा मैंने बताया कि अगर प्रोपेलर शाफ्ट नहीं होगा तो जो चेसिस की हाइट होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे चेसिस की हाइट क्या है, ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये एक फ़ायदा है कि अगर हम प्रोपेलर शाफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चेसिस की हाइट ज़्यादा मिलेगी हमें। नेक्स्ट अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं बच्चों, कि हाई स्पीड पे ये अपना संतुलन खो देता है, मे लूज बैलेंस एट हाई स्पीड्स, अत्यधिक आप अगर चाल पे रखेंगे, हाई स्पीड्स पे रखेंगे, तो ये अपना संतुलन बैलेंसिंग खो देता है या खो सकता है, इट मे लूज। ठीक, तो जो लिंकेज होते हैं इंजन, क्लच और गियर बॉक्स के बीच में जो कड़ियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है, जटिलता आ जाती है, कॉम्प्लिकेटेड लिंकेज इस्तेमाल होते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है उनकी, है ना। और एक डिसएडवांटेज क्या है, रियर पोजीशन ऑफ इंजन कूलिंग इफेक्ट इज रिड्यूस। आप जानते हैं फ्रंट में इंजन होगा तो जैसे गाड़ी मूव करती है, एयर की वेलोसिटी हमें अच्छी मिलती है, इंजन की कूलिंग हम दे देते हैं थ्रू द रेडिएटर और समथिंग, लेकिन जब रियर में इंजन होता है तो कूलिंग की समस्या फ्रंट व्हील ड्राइव की तुलना में आ जाती है। तो एक समस्या ये भी है कि प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पाएगी आपको। चलिए इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स है, तो बच्चों अगर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स की बात करूं तो है क्या, तो अगर मैं एक वर्ड में कहूं, टू यूज़ द 2 डिफरेंट पावर सोर्स इन वन विच इज़ इलेक्ट्रिक एंड अनदर विच इज़ IC इंजन, इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। मतलब देखिए मैं बताता हूँ, मतलब यह है बच्चों कहने का, अगर मान लीजिए मैं कोई इंजन है, कोई व्हीकल्स है मेरे, और इस व्हीकल्स में एक पावर सोर्स IC इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन इस्तेमाल कर रहा हूँ, और दूसरा पावर सोर्स मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ले रहा हूँ, या जो भी कह लीजिए इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल पावर ले रहा हूँ, और इन दोनों से मैं अपने व्हीकल्स को ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसको हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। आगे दिखाऊंगा डायग्राम में भी आपको इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स क्या है। मतलब कि जैसे पावर का ट्रांसमिशन हम
दो मीडियम से कर रहे हैं, दो सोर्स से कर रहे हैं। पहला आईसी इंजन्स, जब व्हीकल से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो एसआई हो मतलब स्पार्क इग्निशन हो, चाहे वो सीआई हो मतलब कंप्रेशन इग्निशन हो, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो, जब हम स्टार्ट तो उस पर करेंगे, लेकिन जैसे जैसे इंजन हमारी चलेगी हम एक शाफ्ट के थ्रू, डायनमो के थ्रू बैटरी को भी चार्ज कर लेंगे। बैटरी जब फुली चार्ज हो जाएगी तो हम उस इंजन को ऑफ कर देंगे और पावर सोर्स हम चेंज कर देंगे, मतलब उस बैटरी से हमारा मोटर लगा होगा, मोटर क्या करेगा, व्हीकल्स को ड्राइव करेगा। तो देयर आर टू डिफरेंट पावर सोर्स, वन इज आईसी इंजन एंड अनदर इज बैटरी सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो उसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। तो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है बच्चों, कॉम्बिनेशन किसी भी तरह का उसमें हो सकता है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड डीजल, ये भी हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल एंड पेट्रोल, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ गैस एंड फ्यूल इलेक्ट्रिक सेल विद द इलेक्ट्रिकल, दोनों हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, चाहे वो डीजल के साथ हो, डीजल इंजन के साथ हो, गैसोलीन मीन्स पेट्रोल, चाहे वो गैसोलीन इंजन या पेट्रोल इंजन के साथ हो, इलेक्ट्रिकल का कॉम्बिनेशन मैं दिखाऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए अब अगला आता है गवर्निंग ऑफ फ्यूल कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर हमारे एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन का मेन कंपोनेंट होता है। आप कहेंगे क्यों? तो इसलिए बच्चों कि जो फ्यूल की कंजम्पशन है, जो ईंधन का खपत है, वो इसी पे डिपेंडेंट है। कैसे? आपको मैंने बताया था कि कार्बोरेटर एयर और फ्यूल को मिक्स करता है, वायु और ईंधन को मिक्स करता है। तो अगर ये कार्बोरेटर केवल एसआई इंजन में या स्पार्क इग्निशन इंजन में ही या पेट्रोल इंजन या गैसोलीन इंजन में ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका काम होता है पेट्रोल और एयर को मिक्स करना प्रॉपर रेशियो में। अब रेशियो क्या होता है एयर फ्यूल का? तो अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर 15 क्वांटिटीज होती है और जो फ्यूल यानी हमारा जो पेट्रोल होगा वो क्या होगा, वो 1 रेशियो में होता है। तो बेसिकली जो मैं एयर और फ्यूल के रेशियो की बात करूं तो वो क्या होगा 15:1, 15 क्वांटिटी एयर की और फ्यूल की 1 क्वांटिटी, है ना। एयर फ्यूल रेशियो 15:1 और स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो आपका होता है क्या 14.8:1, मतलब बैलेंस्ड एयर फ्यूल रेशियो फॉर एसआई इंजन्स। कार्बोरेटर इस रेशियो में मिक्स करता है। तो मिक्स कैसे करता है, जो क्या होते हैं थ्रॉटल वाल्व क्या होते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके डायग्राम्स को, आप देख लीजिए। चलिए देखिए, पहले आप इतना पार्ट समझिए, ठीक है। इधर का मैकेनिज्म, जो फ्यूल होती है, जो ईंधन होता है, वो फ्यूल टैंक में, आप व्हीकल से, गाड़ी के, मोटरसाइकिल का एग्जांपल ले लीजिए, बाइक का। आपके बाइक के फ्यूल टैंक से फ्यूल आएगा, ये स्ट्रेनर लगा होगा जिसको चलनी कहते हैं या छलनी कहते हैं आप, है ना। ये स्ट्रेनर क्या करेगा, जो फ्यूल्स में इम्प्योरिटीज़ है, अशुद्धियाँ हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं, उसको रिमूव करेगा और पेट्रोल की सप्लाई यहाँ पे फ्लोट चैम्बर में, इसको कहते हैं क्या, ये हमारा फ्लोट चैम्बर है, ये पूरा का पूरा फ्लोट चैम्बर है, ये फ्लोट चैम्बर है। इस फ्लोट चैम्बर में आएगा। अब कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा। देखिए ये फ्लोट जो लगा हुआ है, एक एयर का प्लास्टिक का फ्लोट होता है हॉलो टाइप में, ये फ्यूल के ऊपर फ्लोट करते रहता है, तैरता रहता है। जैसे ही फ्लोट चैम्बर के अंदर फ्यूल का लेवल घटता है, मान लीजिए ये लेवल यहाँ है अभी, अगर लेवल डाउन होता है तो ये फ्लोट भी डाउन होगा। जैसे ही फ्लोट डाउन होगा, फ्लोट के साथ जुड़ा हुआ है क्या, नीडल वाल्व, नीडल वाल्व ओपन हो जाएगा, फिर से स्ट्रेनर के थ्रू फ्यूल टैंक से फ्यूल आने लगेगा। मतलब ये कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, फ्यूल का लेवल फ्लोट चैम्बर में मेंटेन रहेगा। अगर जैसे ही कम होगा, फ्लोट चैम्बर नीचे आएगा, नीडल वाल्व ओपन होगा, फ्यूल टैंक से फ्यूल स्ट्रेनर के थ्रू फ्लोट चैम्बर में फिर से इकट्ठा हो जाएगी। मतलब ये जो फ्लोट चैम्बर का काम है, ये क्या करेगा कि कांस्टेंट सप्लाई फ्यूल की या स्टोर किए रहेगा, बनाए रखेगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ से एक मेन फ्यूल जेट होता है जो फ्यूल को फ्लोट चैम्बर से वेंचुरी तक कैरी करता है। आप देख सकते हैं वेंचुरी तक क्या करेगा, कैरी करेगा और स्प्रे करेगा यहाँ पे, है ना। ठीक, अब देखिए ये हमारा मेन नोजल है, जो मेन फ्यूल जेट का आउटलेट पार्ट है वो हमारा क्या है, वो हमारा मेन नोजल है, ये हमारा मेन नोजल है। ठीक,
और इसी को हम वेंचुरी कह रहे हैं। ये पार्ट वेंचुरी क्या होती है, ठीक है, एज ए नोजल ये काम करेगा, मतलब एरिया घटा, ये आप देख सकते हैं एरिया घटेगा, प्रेशर घटेगा और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारी वेंचुरी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक का मैकेनिज्म तो केवल है कि फ्यूल टैंक से फ्यूल को एक छोटे से फ्लोट चैम्बर में कॉन्टिन्यूस सप्लाई के लिए कॉन्टिन्यूस लेवल मेंटेन रखना, ठीक। चलिए अब यहाँ पर जो इसका एग्जिट है, ये कार्बोरेटर का एग्जिट है, यहाँ पर हमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर मिलेगा 1:15 के रेशियो में। देख सकते हैं आप एयर फ्यूल मिक्सचर एग्जिट होगा। तो एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा कहाँ से, तो बच्चों एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा यहाँ से आपका, देखिए ये यहाँ से एयर इन होगी, फ्रेश एयर वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से। अब इसको कहते हैं चोक वाल्व। तो पहले मैं चोक वाल्व छोड़ करके मैं थ्रॉटल वाल्व का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। थ्रॉटल वाल्व है क्या, तो ये हमारा थ्रॉटल वाल्व है, ठीक है। थ्रॉटल वाल्व का काम क्या है, जैसे ही आप एक्सेलरेटर लेते हैं तो थ्रॉटल वाल्व क्या होता है, देखिए अब एयर फ्यूल मिक्सचर, यहाँ से फ्यूल, यहाँ से एयर इन होगा, यहाँ से एयर इन होगा, यहाँ से फ्यूल नोजल के थ्रू स्प्रे होगा, और जैसे ही स्प्रे होगा ये फ्यूल और एयर को मिक्स करके कार्बोरेटर के एग्जिट पे एयर फ्यूल मिक्सचर देगा। अब एयर फ्यूल मिक्सचर कार्बोरेटर से कितना एग्जिट होगा, क्वांटिटी, उसकी मात्रा कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा थ्रॉटल वाल्व। अब थ्रॉटल वाल्व ऑपरेट कैसे होगा, तो आपके एक्सेलरेटर से, आप बाइक का या किसी भी व्हीकल्स का, ऐसा इंजन का, आप जितना एक्सेलरेटर देंगे ये जो फ्लोट या थ्रॉटल वाल्व है उतना ही ओपन और क्लोज होगा। मान लीजिए अभी वहाँ पे है, कुछ समय बाद ये थ्रॉटल वाल्व यहाँ पे होगा। तो जब ये रेड वाला आपको दिख रहा होगा, जब ये इस पोजीशन में होगा तो एयर फ्यूल मिक्सचर को आने का रास्ता कम है, पैसेज कम है, तो एयर फ्यूल मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो घट जाएगी, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप ब्लू को देखिए, तो अगर मान लीजिए थ्रॉटल वाल्व आपने एक्सीलरेटर लिया, थ्रॉटल वाल्व ओपन हो गया, अब जितना आपने लिया उसी हिसाब से ओपन होगा, उसी रेशियो में ओपन होगा, और जब ये ओपन हो जाएगा तो एयर फ्यूल मिक्सचर के आने का जो पैसेज होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ब्लू वाला देखिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए एक समय में ये थ्रॉटल वाल्व आपने एक्सीलरेटर लिया और थ्रॉटल वाल्व यहाँ हो गया, तो एयर फ्यूल रेशियो जो है क्या होगा, आने का जो पैसेज होगा वो ओपन हो गया, रास्ता ओपन हो गया, और एयर फ्यूल की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वायु और ईंधन का मिक्सचर का अनुपात, वो मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो बाइक की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर की सप्लाई बढ़ गई है ना, मिक्सचर की सप्लाई बढ़ गई है। चलिए अगर मान लीजिए मिक्सचर में अगर फ्यूल ज़्यादा है, फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उसको हम कहेंगे रिच मिक्सचर, और अगर एयर की क्वांटिटी ज़्यादा है, फ्यूल कम है, तो उसको हम कहेंगे क्या, लीन मिक्सचर। ये मिक्सचर हमारा रिच होगा और ये मिक्सचर हमारा लीन होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझिए चोक वाल्व का। तो चोक वाल्व क्या है बच्चों, तो जब भी कभी ठंडियों में आपको ज़रूरत पड़ती होगी, या कभी व्हीकल से स्टार्ट नहीं होगा, आपका बाइक स्टार्ट नहीं होता है, तो आप चोक लेते हैं, राइट। तो चोक लेते समय आप ऐसा करते क्या हैं, जो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो बच्चों यही करते हैं आप। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे ही आप चोक लेते हैं या चोक ऑन करते हैं, ये जो थ्रॉटल वाल्व क्या है, अभी ये जो चोक वाल्व क्या है, फुल्ली ओपन है, ठीक। तो जैसे ही आप चोक लेते हैं, मान लीजिए थ्रॉटल वाल्व की पोजीशन यहाँ हो गई, या चोक वाल्व की पोजीशन क्या हो गई, चोक वाल्व है ना, ये चोक वाल्व की पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे हो गई। तो जब चोक वाल्व की पोजीशन वहाँ पे होगी, तो जैसे ही चोक वाल्व की पोजीशन मान लीजिए अभी यहाँ है, और आपने बंद किया या चोक लिया, तो ये चोक वाल्व यहाँ आ गया। होगा क्या, जब ये इनिशियल पोजीशन पे होगा, मतलब चोक आपने नहीं लिया, चोक ऑफ है, तो एयर क्या होगा, एयर के आने का पैसेज ज़्यादा है। अभी आप वायलेट को छोड़ दीजिए, एयर के आने का पैसेज ज़्यादा है, मतलब जितनी क्वांटिटी में एयर आएगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपने चोक को ऑन कर दिया या चोक आपने एक्टिव कर दिया,
तो एयर के आने का जो पैसेज होगा वो घट जाएगा। देखिए देखिए अभी में एयर फुल आएगा, है ना, ओपन है, फुल आएगा। लेकिन अगर चोक हमने लिया, मान लीजिए हमने चोक यहाँ से यहाँ ले लिया, चोक लिया, तो ये चोक वाल्व क्या होगा, इस पोजीशन में आ गया, तो एयर के जो आने का पैसेज है वो कम हो गया। देख सकते हैं आप, कम हो गया है। तो क्वांटिटी ऑफ एयर विल बी सप्लाइड लेस, मतलब जो वायु की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जैसे ही घटेगी एयर की सप्लाई कम हो जाएगी और यहाँ पर लेस एयर वेंचुरी पर पहुँचेगा और फ्यूल की क्वांटिटी वही रहेगी। तो फ्यूल की क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। इस रेशियो में मान लीजिए कि जो फ्यूल है वो 4 क्वांटिटी में आ रहा है, या फिर मैं बात करूं जो हमारा फ्यूल है वो 1 क्वांटिटी में आ रहा है और जो हमारा एयर है वो 4 क्वांटिटी में आ रहा है। इस रेशियो में हमें मिलेगा एयर फ्यूल मिक्सचर 4:1 जब हम चोक लिए। एक मेरा एक कैलकुलेशन है, एक गेस है, एक अनुमान है, 4:1 के फॉर्म में आएगा। मतलब 4 क्वांटिटी एयर की होगी और 1 क्वांटिटी हमारी क्या होगी, फ्यूल की होगी, पेट्रोल की होगी। इस पेट्रोल बेसिकली लिख देता हूँ या फ्यूल। तो चोक जब आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूल की सप्लाई, आप एयर की सप्लाई को रोक देते हैं। रोकना बिल्कुल स्टॉप नहीं, मिनिमाइज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं आप, और फ्यूल की सप्लाई तो वही रहती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो व्हीकल्स होता है, जब उसको इस मिक्सचर को क्या कहेंगे, रिच मिक्सचर, हमने बताया था ना, RiCH कह लीजिए। इस मिक्सचर को वो ReACH नहीं होगा, RiCH होगा ना, रिच मिक्सचर कह लेंगे। रिच तो पहुंचना हो गया ना, ReACH, ये तो पहुंचना हो गया आपका। और रिच मतलब धनी है, धनी मतलब क्या, फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा है। हो जाती है बाय मिस्टेक, कभी कभी लिखा जाता है, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं होगा, रिच मतलब ये है ना, फ्यूल ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा मिक्सचर क्या होगा, रिच होगा। इस केस में हमारा व्हीकल्स स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको फ्यूल की सप्लाई वही रहती है, बेसिकली हम एयर की सप्लाई कम कर देते हैं, तो उसमें हम क्या कहेंगे, फ्यूल की सप्लाई बढ़ा देते हैं। उसी को हम चोक लेना कहते हैं, ताकि व्हीकल्स स्टार्ट हो जाए ना, ताकि जो हमारा व्हीकल्स है वो स्टार्ट हो जाए। जब फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, ऑब्वियसली एयर की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो जो हमारा व्हीकल्स होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैं इसके वीडियोस दिखा दूंगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तक तो ठीक है, तो क्या कार्बोरेटर के भी क्लासिफिकेशन होते हैं क्या? तो मैं कहूँगा हाँ जी बच्चों, बिल्कुल होते हैं, कार्बोरेटर के भी क्लासिफिकेशन होते हैं। तो बेस्ड ऑन द एग्जिट पोजीशन या एग्जिट पार्ट ऑफ द कार्बोरेटर, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे 3 तरह से क्लासीफाई हो सकता है ये। या तो मैं कहूँ इसको कि अप ड्रॉट कार्बोरेटर है। अप ड्रॉट कार्बोरेटर का मतलब ये है बच्चों, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो अपवर्ड है, यानी जो मिक्सचर मिलेगा, या जो मैं कहूँ कि जो कार्बोरेटर का एग्जिट है वो अप साइड है, तो उसको हम अप ड्रॉट कार्बोरेटर कहते हैं, अप ड्रॉट कार्बोरेटर कहते हैं। डाउन ड्रॉट कार्बोरेटर क्या है? तो जो एयर और फ्यूल की सप्लाई है, आप देख सकते हैं कार्बोरेटर का जो एग्जिट है वो डाउनवर्ड है, या जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमें मिलेगा वो डाउनवर्ड होगा। तो इस केस में मैं कहूँगा कि ये डाउन ड्रॉट कार्बोरेटर है। और क्रॉस ड्रॉट कार्बोरेटर या हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर कहूँ तो बुरा नहीं होगा। क्रॉस ड्रॉट कार्बोरेटर में जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है या कार्बोरेटर का जो एग्जिट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है। इसको हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉट या क्रॉस ड्रॉट कार्बोरेटर कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोरेटर का क्लासिफिकेशन उसके एग्जिट पोजीशन, मतलब एग्जिट अपवर्ड है तो अप ड्रॉट, एग्जिट अगर डाउनवर्ड है तो डाउन ड्रॉट, एग्जिट अगर हॉरिजॉन्टल है तो क्रॉस ड्रॉट या हॉरिजॉन्टल ड्रॉट कहेंगे। ठीक है, चलिए कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, चलिए कोई इशू नहीं है, होता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल यानी ECM। तो अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स का ये जान है। जान मीन्स क्या, हार्ट है। हार्ट मीन्स व्हाट, कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज जान ही रहे हैं मॉडर्न डेज में, मैकेनिकल्स धीरे धीरे मैकेनिकल पार्ट्स रिड्यूस हो रहे हैं उनकी,
क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि उनकी जो ड्यूरेबिलिटी तो है मैकेनिकल पार्ट्स की, लेकिन जो परफॉर्मेंस है, जो एफिशिएंसी है, वो कहीं ना कहीं कम है। तो कम होने की वजह से ज़्यादातर ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में उनका जगह इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने ले लिया है। मतलब मैं बेसिकली कहूँ ऑटोमेशन हो गया है। उस ऑटोमेशन होने की वजह से या ऑटोमेटिक होने की वजह से उन सब चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में इस्तेमाल हो रहा है, कंट्रोल कौन करेगा, प्रोसेसर कौन होगा या कैसे वो कंट्रोल होंगी, तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल यानी ECM करता है। तो ECM क्या क्या कंट्रोल करता है? तो सबसे पहले जो फ्यूल का इंजेक्शन सिस्टम होता है, मतलब जो फ्यूल, अगर डीजल इंजन की बात करें तो जो फ्यूल इंजेक्टर होता है, जो फ्यूल को इंजेक्ट करता है, उसको भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल कंट्रोल करता है। मतलब कि जो लैग होता है, जैसे कुछ मैकेनिकल जब डिवाइसेस थी तो जो फ्यूल इंजेक्टर था वो थोड़ा सा लैग होता था, मतलब कंप्रेशन के लास्ट में ही कंप्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाता था, तभी फ्यूल को इंजेक्ट कर देता था, जिससे क्या होता था, डिले हो जाता था फ्यूल की बर्निंग में, समस्याएं आती थी, परफॉर्मेंस घटता था, फ्यूल कंजप्शन बढ़ता था, एफिशिएंसी घट जाती थी। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द कंप्रेशन ये क्या करेगा, डीजल को इंजेक्ट कर देगा। मतलब जो फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया, मतलब कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं इंजन के फ्यूल इंजेक्टर को। तो उस केस में हमें उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ही कंट्रोल कर रहा है। दूसरी चीज़ें कि अगर मैं एक वर्ड में कहूँ कि ECM क्या है, तो ECM इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के कंप्यूटर का ये ब्रेन है ECM। और क्या क्या कंट्रोल करता है, तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। साइड मिरर जो आप देखे होंगे, साइड मिरर, ऑटोमेटिक साइड मिरर आजकल व्हीकल्स में इस्तेमाल हो रहा है, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में, उनमें भी साइड मिरर्स को कंट्रोल करने का काम हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ही करता है। तो जैसे गियर बॉक्स को कंट्रोल करना, जैसे प्रोपेलर शाफ्ट को कंट्रोल करना, जैसे सस्पेंशन सिस्टम को कंट्रोल करना, और बॉडी ऑफ द व्हीकल। अब बॉडी ऑफ द व्हीकल्स का मतलब ये है बच्चों कि जैसे मान लीजिए आप गाड़ी का अगर दरवाज़ा खोले हैं तो एक सेंसर या फिर तमाम सेंसर्स लगे होते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ऑब्जेक्ट सेंसर, डिस्टेंस सेंसर, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो बॉडी के जो व्हीकल्स की जो बॉडी है, बॉडी पे फॉर एग्जांपल आप मिरर को ओपन क्लोज कर सकते हैं, आप डोर्स में जो ग्लासेस लगी हैं उनको आप ओपन क्लोज करते हैं। इन सब चीज़ों को, डोर्स की ओपनिंग क्लोजिंग, लॉकिंग, डोर्स में जो ग्लासेस हैं उसकी ओपनिंग क्लोजिंग, सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ही उसको कंट्रोल कर रहा है, आप उसी की मदद से ही कंट्रोल कर पा रहे हैं। नेविगेशन सिस्टम जो आजकल के फ्यूल्स बाइक्स में या ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में नेविगेशन सिस्टम है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। मतलब किसके थ्रू ये काम करता है, आप कहेंगे सर ये काम कैसे करता है, किसके थ्रू काम करता है, तो ये जो ECM वर्क्स थ्रू द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ये काम करता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। 8 बिट भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है और 32 बिट भी हो सकता है। मतलब ये तीनों वैरायटीज़ में आते हैं, 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट। ठीक है, आपको पता होगा 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, है ना, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। चलिए नेक्स्ट कि कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल के एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे AVR माइक्रो कंट्रोलर। AVR का फुल फॉर्म है LF इजिल बोगेन विगार्ड वोलेंडेस्क, और आपका PIC माइक्रो कंट्रोलर यानी पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं मॉड्यूल के, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल के, जो हमने यहाँ पे दिए हैं। चलिए ये आप देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के जितने भी डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने का काम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ही कर रहा है। ठीक है, अब आता है कि सिंगल या ओवरहेड कैम क्या होता है बच्चों। तो ओवरहेड कैम सिलेंडर के हेड पे होता है, मतलब टॉप ऑफ द हेड, इसीलिए इसको ओवरहेड कह रहे हैं, इसीलिए इसको हम ओवरहेड कह रहे हैं, है ना, ओवरहेड कैम। अगर सिंगल कैम है तो सिंगल ओवरहेड कैम। अब सिंगल कैम का मतलब क्या है, सिंगल ओवरहेड कैम का मतलब क्या, ओवरहेड मतलब हेड, टॉप ऑफ द हेड। लेकिन
सिंगल का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंगल ओवरहेड कैम का मतलब क्या है, सिंगल ओवरहेड कैम का मतलब क्या है कि सिंगल ओवरहेड कैम ओपन बोथ इनटेक एंड एग्जॉस्ट वॉल्स, मतलब इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल दोनों को एक ही कैम शाफ्ट ओपन कर रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सिंगल ओवरहेड कैम कह रहे हैं। अब वी इंजन्स की बात करूँ तो वी इंजन्स में दो होते हैं, इनलाइन इंजन्स में एक ही होता है, मतलब सिंगल ओवरहेड कैम इनलाइन इंजन में एक ही होता है, एक ही कैम शाफ्ट होती है जो इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल को ओपन और क्लोज करती है। लेकिन अगर मैं वी इंजन्स की बात करूं तो उसमें दो कैम होते हैं जो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज करते हैं। सिंगल ओवरहेड कैम क्योंकि एक ही कैम शाफ्ट इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज कर रहा है। अब डबल ओवरहेड कैम क्या है, तो सिंपल, जैसे सिंगल एक ही वॉल्व इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज कर रहा है, यहाँ पर दो कैम शाफ्ट होंगे, मतलब क्या कि जो कैम शाफ्ट होगा ओवरहेड इसलिए क्योंकि कैम शाफ्ट होगा माउंटेड इन सिलेंडर हेड पे माउंट होगा, लगा होगा, और वन कैम ओपन्स इनटेक वाल्व एंड ओपन्स एग्जॉस्ट वाल्व। एक वाल्व इनलेट वाल्व को ओपन और क्लोज करता है और दूसरा वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन एंड क्लोज करता है। मतलब ज़्यादातर 4 सिलेंडर्स या विद इन 4 वाल्व पर सिलेंडर में इस्तेमाल होते हैं, एक सिलेंडर में 4 वाल्व, ज़्यादातर परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए होता है। और वी इंजन्स में ये 4 कैम होते हैं और इनलाइन इंजन्स में 2 कैम्स होते हैं, एक इनलेट एक एग्जॉस्ट के लिए। मतलब सिंगल ओवरहेड कैम में एक कैम शाफ्ट इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज कर रहा है, और डबल ओवरहेड कैम या डबल ओवरहेड कैम में दो कैम शाफ्ट हैं सेपरेटली इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए। 4 सिलेंडर इंजन में एक सिलेंडर में 4 वॉल्व्स होते हैं, या बेसिकली एक सिलेंडर्स में 4 वॉल्व्स हैं। 4 सिलेंडर इंजन में तो 4 ट्विन 16 कैम टेक्नोलॉजी आती है, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसी में चलिए, तो देख सकते हैं आप, ये हमारा सिंगल है या डबल है, जस्ट अ मोमेंट। बताइए, देखिए ये वॉल्व है, इनलेट एग्जॉस्ट इनलेट एग्जॉस्ट इनलेट एग्जॉस्ट। अब देखिए कैम शाफ्ट क्या है, एक ही है ना, ये कैम शाफ्ट किसको कहेंगे, जिस पे सारे कैम माउंटेड होंगे एक ही शाफ्ट पे, उसको हम कैम शाफ्ट कहते हैं। तो सारे कैम एक ही शाफ्ट पे माउंटेड है, कैम शाफ्ट होगा, है ना। तो सारे कैम, ये इसके लिए कैम है, ये इसके लिए कैम है, ये इसके लिए कैम है, ये सेकंड सिलेंडर के लिए इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व के लिए, ये थर्ड सिलेंडर के लिए इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए, ये 4 सिलेंडर के लिए इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए। मतलब एक ही कैम शाफ्ट में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कैम एक ही कैम शाफ्ट पे लगे हैं, तो ये सिंगल ओवरहेड कैम कहलाएगा, है ना बच्चों। चलिए डबल भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। अब आती है ट्विन कैम 16 वोल्ट टेक्नोलॉजी। तो बाद में बहुत सारी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स थी, वोक्सवैगन थी, जिसने ट्विन कैम 16 वोल्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और 4 सिलेंडर इंजन्स में किया। तो टोटल वॉल्व्स की संख्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ वॉल्व्स 16 हो गए। जैसे ये 2 इनलेट वॉल्व एक ही सिलेंडर्स में और 2 एग्जॉस्ट वॉल्व। अब यहाँ पे पूछेंगे सर ये सिंगल ओवरहेड कैम है या डबल ओवरहेड कैम। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक शाफ्ट ये है, इस पे बहुत सारे, मैं शाफ्ट की डिजाइनिंग पे नहीं जा रहा हूँ कि उसी तरह का सिंबल बनाऊँ, फिर भी ठीक है बना दिए। इस पे अगर मान लीजिए ये एग्जॉस्ट वॉल्व है सारे, तो एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट होगा ये, और इस कैम पे, कैम शाफ्ट पे जितने कैम्स लगे हैं, अगर वो मान लिया जाए कि इनलेट है, तो ये क्या हो जाएगा, इनलेट कैम शाफ्ट। तो देखिए आप इनलेट वॉल्व्स को ओपन करने के लिए सारे इनलेट वाल्व एक कैम शाफ्ट पे लगे हैं, एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करने के लिए सारे वाल्व एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट पे लगे हैं। तो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है 2 डिफरेंट कैम शाफ्ट से हो रही है, तो ये डबल ओवरहेड कैम कहलाएगा, है ना, ठीक। और ट्विन कैम क्यों, क्योंकि 2 कैम शाफ्ट हैं, इनलेट कैम शाफ्ट और एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट, एग्जॉस्ट वाल्व कैम शाफ्ट, इनलेट वाल्व कैम शाफ्ट। 16 वाल्व कैसे होंगे, तो 16 वाल्व आपको पता है पर सिलेंडर 4 वाल्व्स इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 इनलेट 2 एग्जॉस्ट, तो 4 वाल्व्स में 16 वाल्व, 4 सिलेंडर में 16 वाल्व इस्तेमाल होंगी, है ना। चलिए
तो मोटिवेशन बार बार तो बताएंगे नहीं, है ना, फिर भी द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। सफलता का जो कुंजी है वो क्या है, अपनी लक्ष्य पे फोकस करें ना कि बाधाओं पर। चलिए, तो हमने पीपीटीज तो ख़त्म कर लिए, इससे रिलेटेड जो वीडियोस थे उसको देख लेते हैं। देख लिया जाए ना कि थक गया तो वीडियो को पॉज करिए और चाय पी लीजिए, घूम आइए, मैं इसको पढ़ाता हूँ। आप लाइव तो है नहीं कि जो टेंशन है, तो आप मैनेज कर सकते हैं, है ना। चलिए, हमने चेसिस देख लिया था, कैमशाफ्ट देखना बाकी था। कैमशाफ्ट क्योंकि अभी पढ़ा है। हमने फॉरवर्ड व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव देख लिया था। कार इंजन्स की वर्किंग देख ली थी, डीजल इंजन कैसे वर्क करता है, हमें कार्बोरेटर देखना है। फोर स्ट्रोक हमने देख लिया था, हमें सिंगल ओवरहेड कैम, डबल ओवरहेड कैम देखना है। वर्किंग आईसी इंजन हमने देख ली थी, और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखना है। मतलब 4 चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले अभी कैम जस्ट पढ़े हैं तो कैम को देख लेते हैं, क्यों बच्चों, है ना। चलिए, कैमशाफ्ट देख लीजिए। देखिए होता क्या, ऑडियो में नहीं दे रहा हूँ। देखिए, थोड़ा सा सेटअप कर लेने दीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए, कैम है, एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व के लिए सेपरेटली है। डबल ओवरहेड कैम है, एक इनलेट है, एक एग्जॉस्ट है। 2 इनलेट वाल्व हैं और 2 एग्जॉस्ट वाल्व हैं। सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व्स, है ना। तो ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन रिंग्स है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, वो मैकेनिज्म आपको पता है, सिलेंडर्स हैं, बताया हूँ जब मैंने ऐसे इंजन्स पढ़ाया था। तो ये जो कैम है, ये इनलेट वाल्व जो है, एक ही कैम शाफ्ट है, इनलेट वाल्व को ओपन कर रहा है, डबल ओवरहेड कैम। तो जो कैम है, ये वाल्व है, ये जो इनलेट वाल्व है, ये बैक स्प्रिंग से कंट्रोल होते हैं। और जैसे ही कैम की डिज़ाइनिंग कैसी होती है, मान लीजिए ये डुअल पोर्शन है कैम का, और ये आपका राइज है, रिटर्न है, और ये डुअल पोजीशन है। तो जब ये वाला पोर्शन, डुअल में तो कोई समस्या नहीं होगी, जब राइज वाला पोर्शन कैम के प्रोफाइल पे आएगा या इनलेट वाल्व के प्रोफाइल पे आएगा, तो ये क्या करेगा, वाल्व को पुश करेगा, बैक स्प्रिंग उसके फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये इनलेट वाल्व ओपन होगा। फिर इनलेट वाल्व वापस कैसे जाएगा, जो स्प्रिंग ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है वही क्या करेगा, फिर से रिलीज़ कर देगा, और कैम जो है पुनः अपनी पुरानी अवस्था में या ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा, ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व इस तरह से ओपन और क्लोज होते हैं। आप कैम देख लीजिए, मुझे बस कैम दिखाना था। देखिए कैम क्या कर रहा है, वाल्व को ओपन और क्लोज कर रहा है, ये देख रहे हैं आप। देखिए ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये जो कैम्स है ये क्या कर रहा है, कैम का ये डुअल पोर्शन है, राइज और रिटर्न आ रहा है, राइज और रिटर्न और डुअल। तो देखिए कैम को ये क्या कर रहा है, वाल्व को, कैम जो है वाल्व को ओपन और क्लोज कर रहा है साइमल्टेनियसली, अल्टरनेट। जैसे उसका मैकेनिज्म टाइमिंग, वॉल्व टाइमिंग दी रहती है, वो वॉल्व टाइमिंग एंगल से होता है, कितने एंगल पे हमको इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज करना है, वो सब डिफाइंड होते हैं कैम शाफ्ट में। उसी हिसाब से कैम की डिज़ाइनिंग हम करते हैं। तो जो आप पढ़ेंगे थियरी ऑफ मशीन टॉम, उसमें हम कैम की डिज़ाइन, हम तो नहीं, जो भी पढ़ाएंगे कैम की डिज़ाइनिंग उसमें आपको पढ़ाएंगे, या जो भी पढ़ाएगा आप अगले सेमेस्टर में थियरी ऑफ मशीन्स में देख लीजिएगा उसको।
कैम की प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं, कितने डिग्री पे ओपनिंग क्लोजिंग देते हैं। ठीक है, देख लीजिए, है ना। 274 अप्रॉक्स फास्ट डॉट कैम सॉफ्ट, कितने एंगल पे वो दिया गया है, राइज रिटर्न, कहाँ डुएल, वो सारे होते हैं कैम की जब डिज़ाइनिंग करते हैं। उसी एंगल पे इनलेट वाल्व ओपन और क्लोज होता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन और क्लोज होता है। इनलेट वाल्व को ओपन करने के लिए अलग कैम, एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए अलग कैम। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है इनलेट और एग्जॉस्ट का। वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग कैम के थ्रू होती है। चलिए, एक हमने देख लिया, हमें सेकेंड लेक्चर्स देख लेते हैं। सेकेंड, सिंगल ओवरहेड कैम और डबल ओवरहेड कैम को जरा देख लेते हैं। देखिए, सिंगल ओवरहेड कैम क्या है? देखिए, जो कैम शाफ्ट है वो एक ही है, एक ही कैम शाफ्ट पे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगे हैं। मतलब एक ही कैम शाफ्ट इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज कर रहा है, तो सिंगल ओवरहेड कैम होगा। और डबल ओवरहेड कैम क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट है। इस कैम शाफ्ट पे सारे के सारे एग्जॉस्ट कैम लगे होंगे और सारे एग्जॉस्ट कैम एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज करेंगे। ये वाला कैम शाफ्ट इनलेट कैम शाफ्ट होगा। इस पे सारे इनलेट वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग करने के लिए इनलेट कैम लगे होंगे या कैम्स होंगे इनलेट वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग करने के लिए। तो बेसिकली दो शाफ्ट्स हैं, एक एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट और एक इनलेट कैम, इनटेक या इनलेट कैम शाफ्ट्स। तो दोनों सेपरेटली इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज कर रहे हैं। तो यही हमारा डबल ओवरहेड कैम कहलाता है या डबल ओवरहेड कैम कहते हैं उसको हम। ठीक है, चलिए देख लीजिए, देखना है तो। है ना, सेपरेटली देयर आर टू कैम टू ओपन टू वॉल्स इनलेट एंड एग्जॉस्ट सेपरेटली कॉल्ड एज डुअल ओवरहेड कैम। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हमारा चलिए ECM देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। कार्बोरेटर भी बचा है। मैं बताता हूँ। देखिए, ये हमारा मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे ही ये पूरा का पूरा IC इंजन है, इंटरनल कम्बशन इंजन है, एक ही शाफ्ट से लगे होंगे। ये डायनेमो क्या करेगा? बैटरी को चार्ज करेगा। ये बैटरी यूनिट है, बहुत सारे सेल्स होंगे, बैटरी यूनिट को चार्ज करेगा। बैटरी यूनिट है, मोटर है, और ये हमारा IC इंजन से इंटरनल कम्बशन इंजन। जब IC इंजन ऑन होगी तो डायनेमो या कुछ मैकेनिज़्म, चार्जिंग मैकेनिज़्म होंगे जो क्या करेंगे? बैटरी को चार्ज कर देंगे।
बैटरी को चार्ज करने के बाद जब बैटरी फुल हो जाएगी तो आप आईसी इंजन को बंद कर दीजिए, मतलब पावर सोर्स आप आईसी इंजन का इस्तेमाल करना बंद कर दिए, और वो बैटरी फिर मोटर को ऑन करेगी और मोटर क्या करेगा, व्हीकल्स को ड्राइव करेगा। तो कहीं ना कहीं देयर आर टू पावर सोर्स, वन इज़ आईसी इंजन एंड अनदर इज़ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो उसी को इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स कहा गया, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पावर सोर्स, दो पावर सोर्स यानी दो हम शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आप देख लीजिए। ठीक, अल्टरनेट क्या होगा, चार्जिंग होगी बैटरी की, बैटरी चार्ज होगी, आप इंजन स्टॉप कर दीजिए, आप पावर सोर्स बैटरी का ले लीजिए, फिर मोटर की मदद से क्या होगी, आपका व्हीकल्स चलेगा, है ना। ठीक है, तो वही हमारा इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स कहलाता है। तो बच्चों इसके बाद हमारा कार्बोरेटर है। कार्बोरेटर कैसे एयर और फ्यूल को मिक्स करता है ये हमने बता दिया आपको। एयर कार्बोरेटर के इनलेट से इन होगा, फ्यूल मेन फ्यूल जेट से जो फ्लोट चैम्बर से फ्यूल को यानी पेट्रोल को वेंचुरी तक ले जा रहा है, वहाँ से 1:15 के रेशियो में मिक्स करके कार्बोरेटर के एग्जिट पे हमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर मिल जाता है। आप उसकी 1 मिनट देख लीजिए कैसे आप वर्किंग है कार्बोरेटर। इसमें मैं साउंड दे देता हूँ, हम देख लीजिए। कुछ नहीं है, बस हम दिखा रहे हैं कि कहाँ से एग्जिट होगा। Thanks to the action of the float and the fuel pumps. As the fuel level drops, the float opens the valve to raise it back up. जैसा कि मैंने बताया, ये क्या होगा, फ्यूल यहाँ से फ्यूल टैंक से आएगा, ये फ्लोट है, ये पूरा फ्लोट चैम्बर है ना। जैसे ही फ्लोट चैम्बर में फ्यूल का लेवल कम होगा, क्यों, क्योंकि मेन फ्यूल जेट नोजल की मदद से फ्यूल को फ्लोट चैम्बर से वेंचुरी तक सप्लाई करेगा मिक्स करने के लिए। तो ये हमारा फ्यूल टैंक से जैसे ही फ्लोट चैम्बर नीचे आएगा, फ्यूल का लेवल कम होगा, फ्यूल फ्लोट चैम्बर में नीचे आएगा, फ्लोट नीचे आएगा, फ्लोट नीचे आएगा तो ये नीडल वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा, फिर से फ्यूल टैंक से फ्यूल फ्लोट चैम्बर में भर जाएगा। वेंचुरी मेन फ्यूल जेट यहाँ से क्या करेगा, फ्यूल की सप्लाई और कार्बोरेटर के इनलेट पर एयर की सप्लाई दोनों मिक्स होकर के कार्बोरेटर के एग्जिट पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रॉपर रेशियो में मिलेगा। देख लीजिए। And the diaphragm. The whole assembly is kept in place by a spring. Then we have the butterfly, controlled directly by the throttle cable. And finally, we have the pilot jet and the main jet, both feeding the two fuel circuits inside the carburetor. Last but not least, the fuel mixture adjustment screw. Now, how does it work? In idle condition, the fuel is sucked out of the fuel bowl Air. the pilot jet. फ्यूल एयर और फ्यूल मिक्स होकर के कार्बोरेटर के एग्जिट पे मिलेगा, जितना आप थ्रॉटल वाल्व ओपन और क्लोज करेंगे। As the jet needle is raised, its tapered shape allows for more and more fuel to be suctioned through the main jet. By the same token, as the slide opens, more air is let through the carburetor, proportionally to the quantity of fuel. जितना आप थ्रॉटल की ओपनिंग और क्लोजिंग करेंगे, उतना ही एयर फ्यूल मिक्सचर की सप्लाई बढ़ेगी और घटेगी। मतलब आप जितना एक्सीलेटर लेंगे उतना एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन में इनटेक मैनिफोल्ड के जरिए इनलेट वाल्व से होते हुए कंबशन चैम्बर में जाएगा, और जितना कम एक्सीलेटर लेंगे उतना ही कम जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बेसिक सा और इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसको हमने दोबारा पढ़ाया। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, पीपीटी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, देखते हैं अगर लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में तो ठीक रहेगा। और इसको अगर हम पॉसिबल होगा तो लास्ट लेक्चर्स में जो भी पीपीटीज के फॉर्मेट हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आपको ग्रुप में मिल ही जाएगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर कैसे पीपीटी ओपन करेंगे। तो बच्चों मोबाइल में एक ऐप आता है ऑफिस सूट करके, उसको मैं सेंड कर दूंगा, देखूंगा। तो आप अगर जिन बच्चों का ये पीपीटी नहीं ओपन हो रहा है, आप उसको ऑफिस सूट में इंस्टॉल करके ऐप को आप ओपन कर सकते हैं, तभी वो ओपन होगी। ठीक है, आप में इसका मतलब कोई ऐप नहीं है इसको
ओपन करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट है जो भी है पावर का ट्रांसमिशन है जो भी, वो अगले लेक्चर्स में देख लेंगे। तो हमने दोबारा पढ़ लिया इसको, कोई समस्या नहीं हुई है ना। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कोई डाउट हो, कोई बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाय।